नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और हम चर्चा करने वाले हैं बुक बैंक सीरीज में 10,000 MCQs को पूरा करने के क्रम में हमने विपिन चंद्रा जी की किताब ली है जो कि आधुनिक भारत का इतिहास इस टाइटल से है। और आप सब लोगों को मालूम है कि ये इतिहास पढ़ने वाले बच्चों के बीच में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किताब है और जो भी लोग हिस्ट्री पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको और थोड़ा वाइड करने के प्रयास में इस किताब को रखा गया है। और ये किताब से बनने वाले जो MCQs हैं वो हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। लेकिन MCQs कराने से पहले जिन क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं, जिन प्रश्नों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन प्रश्नों से संबंधित क्या तथ्य किताब में दिए हैं उसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो हमेशा की तरह इसकी शुरुआत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अध्याय 1 से लेकर के 12 तक अलग अलग अध्याय हैं। इनमें में से अध्याय 1 से लेकर के 8 तक के जो अध्याय हैं ये कवर किए जा चुके हैं। 9वां अध्याय लगातार जारी है और इस क्रम में अगर हम देखेंगे 9वें अध्याय में तो अभी कुछ सब टाइटल्स हैं इसके जो हम यहाँ पर आपसे मतलब इसको सॉल्व करा रहे हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पर भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की यहाँ पर बात हो रही है। अध्याय 9 है ये और 1858 से लेकर 1905 तक का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम ये सारे सब टाइटल्स कवर कर चुके हैं। जो लोग पहली बार इस कह सकते हैं कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हो उस पर आसानी से। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ये सब जो सब टाइटल्स हैं इस पर्टिकुलर अध्याय के वो हमने आपको सब कराए हैं और हमने संवैधानिक सुधार तक सारी चीजें कवर कर ली थी। अब हम चर्चा करेंगे यहां से लेकर के आगे और समापन तक इस चैप्टर के। ठीक है, जब तक ये समाप्त नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासकीय और अन्य सुधारों के बारे में। इसके पहले थोड़ी सी पॉइंट हम कह सकते हैं कि पिछले जो सेशन में पढ़ी उसको थोड़ा सा दोहराते हैं एक बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में मैंने बताया था आपको इससे ठीक पहले के सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया था और उसके स्थापना के मूलभूत उद्देश्य क्या थे उसके बारे में मैंने बताया। वास्तविक रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उस समय के नवोदित राष्ट्र के जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी प्रबुद्ध विद्वान थे, उनके द्वारा एक संगठन की एक आवश्यकता पड़ रही थी, जिस आवश्यकता को कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरा किया था। और एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एओ ह्यूम, उनकी सहायता से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पर हमको ये पता चल गया कि ये राष्ट्रवादियों द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, उसके बाद कांग्रेस पढ़ा हमने, आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और क्रियाकलाप पढ़े थे, उन्होंने कैसे जो है अर्थशास्त्रीय जो आलोचनाएं थी साम्राज्यवाद की वो करी हैं और किस प्रकार के संवैधानिक सुधार वगैरह आए थे, इन सब पे हमने चर्चा करी थी। तो अब जो दूसरे प्रशासनिक सुधार हैं उन प्रशासनिक सुधारों की तरफ हम चलते हैं। तो जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं वो ये चाहते हैं कि प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब संवैधानिक दर्जे की बात होनी शुरू हुई तो आपको मालूम है 1892 में कानून आया और उसके द्वारा जो है भारतीयों की थोड़ी सी भागीदारी बढ़ा दी गई विधायी कार्यों में। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिसमें इंडियंस की पूंछ बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था, आम जनता जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, सीट्स की संख्या इतनी भी नहीं बढ़ाई गई थी कि ठीक तरीके से भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसके अलावा जो वित्तीय विषय थे उस पर भी चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो तमाम सारी बातें थीं जो यहाँ पर करी जानी अभी आवश्यक थी। तो इसके अलावा एक बात यह है कि जो उच्चतर पद हैं, जैसे कि जितने भी हम प्रशासनिक पद जिनको कह सकते हैं, जो भी प्रशासनिक पद थे, इन प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की भर्ती नहीं होती थी। उच्च प्रशासनिक पदों पर तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, प्रशासनिक पदों में भी छोटे मोटे जो क्लासेस होते थे उसमें भले दे दिया जाए, तो ये नहीं होता था। अब इस बात का विरोध किया गया और विरोध के साथ साथ एक डिमांड भी क्रिएट करी गई कि इन पदों पर भारतीयों को बैठाया जाए, क्योंकि प्रशासन तो भारत का ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्रशासकीय पदों पर भारतीयों का होना जरूरी है। और इसका आधार बताया गया कि क्योंकि अगर ये भारतीयकरण नहीं होगा तो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों का आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पतन किया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है, ये आधार दिया गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आर्थिक पदों के बारे में अगर हम बात करें तो उच्चतर पदों पर यूरोपियंस बैठे हुए थे, ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे
और जब यूरोपियंस बैठे हुए थे तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वेतन, बड़ी मात्रा के वेतन भोगी थे। इनको कई कह सकते हैं कि बहुत सारे अफसर थे जिनकी वेतन बहुत बहुत ज्यादा थे, जो इंडियन रेवेन्यू से ही जनरेट होते थे। इतना ही नहीं, ये वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने देशों में भेजा करते थे, या यूं कह सकते हैं कि ब्रिटेन भेजा जाता था। तो भारत की जो संपत्ति थी वो भारत से बाहर जा रही थी, और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय लोग बैठे थे। जब काम ही कराना था तो भारतीयों से करा सकते थे, क्योंकि उतने टैलेंटेड इंडियंस में थे, लेकिन ये बिलीव जनरेट नहीं हो रहा था। इसके अलावा राजनीतिक नुकसान ये था कि प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं हो रहा था। अब सजग बनाया जाए, इसलिए राजनीतिक स्थितियों में भी भारतीयों को इंटरफेरेंस करना बहुत जरूरी रहा, या बहुत जरूरी होना चाहिए, इस बात की आवश्यकता हमें महसूस हुई। नैतिक बात की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक रूप से एक तरीके से देखा जाए तो भारतीयों के प्रति हीनता का भाव रखते थे ब्रिटिशर्स। तो अब जैसे मान लेते हैं कि नौकरी की ही बात कर लेते हैं, नौकरी की बात कर लेते हैं। उच्च पद पर कौन बैठ रहा है? उच्च पद पर ब्रिटिशर्स बैठ रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारी बैठ रहे हैं। और जो क्लास सी, क्लास डी की जो नौकरी है उसकी अगर हम बात करें, निम्न पदों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भारतीयों को रखा जा रहा है और इन्हें इन तक आने भी नहीं दिया जा रहा है। ये एक सपना होने लगा लोगों के लिए कि क्या हम उच्च पद पर बैठ भी सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सपना जो है एक तरीके से रह गया इन लोगों के लिए, जबकि ये इनसे ज्यादा टैलेंटेड रहे होंगे। तो इस तरीके से नैतिक पतन भी हमको देखने को मिल रहा है, और इन्हीं सब चीजों का विरोध जो है किया गया, और इसके लिए चाहा गया कि जो भारत उच्च पद हैं उस पर जो है भारतीयकरण किया जाए। ठीक। इसके अलावा न्यायिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी जो क्रियाकलाप हैं या कार्यकारी जो अधिकार हैं उनसे पृथक करने की भी मांग जनरेट करी गई। उसका रीजन ये है कि न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था में बहुत ज्यादा खर्च हुआ करता था। ब्रिटिशर्स जो है काफी ज्यादा खर्च करते थे, और जब कभी भी भारतीय जनता के बीच न्याय की बात आती थी तो इसमें बहुत देरी भी लगाया करते थे, और दुहाई देते थे कि हम जो एग्जीक्यूटिव वर्क है उसमें इन्वॉल्व हैं वगैरह करके। तो तमाम सारी परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिक्सअप दिख रही थी, और जो कह सकते हैं कि न्यायपालिका है या फिर जो न्याय कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का दबाव होता था। इसलिए वो सही तरीके से भारतीय जनता के बीच न्याय भी नहीं परोस पाते थे। तो इसलिए यहां पर एक आ गया कि दोनों को पृथक पृथक किया जाए। न्याय व्यवस्था में ऊंचे खर्च की आलोचना भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ करी है इन नवोदित राष्ट्रवादियों ने। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस हमको यहां पर देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले। अगर हम नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं इन्होंने लोकतांत्रिक भारत की मांग तो करी है, लेकिन धीरे धीरे करके करी है। उस लोकतांत्रिक भारत की कल्पना इन्होंने करी है जिसमें लोगों को बोलने की भी आजादी हो, स्पीच करने की आजादी हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, अपने विचार प्रकट करने और मानने और बताने की स्वतंत्रता हो, साथ ही साथ अपनी मर्जी के संगठन को संयुक्त करने की स्वतंत्रता हो। आगे चल करके कांग्रेस को ही बहुत ज्यादा इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने। तो इन सब चीजों की स्वतंत्रता मांगी जानी शुरू करी गई। ठीक है। राजनीतिक कार्यों की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक कार्यों की विधियों की अगर हम देखें तो इसमें नरमपंथी राष्ट्रवादियों का ब्रिटिश जनता में विश्वास जो है वो थोड़ा दिखाई देता है, और ये आपको सुनने में थोड़ा ऑड भी लगता है कि देखिए 1885 से जब से कांग्रेस का जन्म हुआ से लेकर के 1905 तक का जो समय है कांग्रेस का नरमपंथी समय है। नरमपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। इन्हीं नरमपंथियों में कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी थे जो ब्रिटिश जनता में विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश जो है वो भारतीयों की सहायता करना तो चाहते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं, या वो शायद भारतीयों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स की तरह नहीं है। तो अगर इंडियंस को किसी तरह ब्रिटिशर्स की तरह बनाया जाए तो वे उनकी बात को समझेंगे और यहां पर प्रशासनिक सुधार करेंगे, ऐसा उस समय मानना है लोगों का। अब आज की डेट में आपको सुनकर के लग रहा होगा कि ये कैसा मानना है, ये तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन जो सिचुएशन है ना उस समय की, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। आप किसी हिस्ट्री को अगर आज के हिसाब से पढ़ोगे तो परिस्थितियां आज के हिसाब से आपके मन में पढ़ आप पुरानी चीजें रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में परिस्थितियां भी पुराने समय की ही होनी चाहिए। ठीक है। तो उनका यह मानना है कि हमें अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके अंग्रेजी विचारधारा से है जो कि भारतीय हित में नहीं है। अगर वही विचारधारा भारतीय हित में हो जाए, सोचिए ब्रिटिशर्स ने भारत में स्कूल स्टैब्लिश किया, ठीक है,
अगर ये स्कूल भारत में भारतीयों को सही तरीके से शिक्षित कर रहा होता तो क्या आप कहते कि ब्रिटिशर्स खराब थे, या आप यूं कहते कि इनकी पॉलिसीज खराब थी? अगर भारत में रेल व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश करी है और अगर उससे भारत के लोकल जो व्यापार हैं अगर उसमें उस रेलवे ने योगदान दिया होता, तो आज हम में से कोई ये नहीं कहता कि ब्रिटिशर्स में लॉर्ड डलहौजी ने जो रेलवे लाइन बिछाई वो गलत करी या उसने अपने हित के लिए बिछाई। तो कहने का मतलब यही है कि शायद वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए वो कहीं पर विश्वास दिखाते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए कई ऐसे अभी सब चीजों के लिए कांग्रेस ने जब ये जान लिया कि भाई हम अंग्रेजों की सहायता लेकर के अपने देश को सही कर सकते हैं, तो उसके लिए कांग्रेस ने 1889 में एक कमेटी बनाई है, ब्रिटिश कमेटी बनाई है। उस ब्रिटिश कमेटी ने 1890 में 1890 में इंडिया नाम की एक मैगजीन भी जो है वो लॉन्च करी है, इंडिया, ठीक है, इंडिया नाम की एक मैगजीन भी लॉन्च करी है। तो ये सब कार्य भी उस समय किए गए। इतना ही नहीं, दादा भाई नौरोजी जो हैं वो ब्रिटेन जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जो हैं ये ब्रिटेन जाते हैं और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर लंदन में खर्च करते हैं कि वो उन अंग्रेजों को प्रशिक्षित कर सकें या उनके बीच जागरूकता फैला सकें कि आपकी हमारे देश में जरूरत है और किस तरीके से जरूरत है वो आपको बताया जाए। लेकिन जब इस चीज को पढ़ा जाता है आज के समय में तो लगता है कि वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि वो इंडियंस को फायदा पहुंचा सके। लेकिन समय जब बीतता चला गया और कुछ समय बाद कांग्रेस के लोगों को या नरमपंथी दलों को यह समझ में आना शुरू हुआ कि ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी स्थिति है, ये सुधरने वाले नहीं है और कहीं ना कहीं हमने गलत आकलन कर लिया है। तो उसमें फिर विचारधारा में परिवर्तन भी आने शुरू हुए। तो विचारधारा में जब परिवर्तन आते हैं तो क्या होता है उसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आगे फेज शुरू होगा। 1905 के बाद से नरमपंथी विचारधारा के लोग समाप्त हो जाते हैं, मतलब उनका प्रभुत्व समाप्त होने लगता है और उसकी जगह उग्रवादी विचारधारा के लोग आते हैं। उग्रवादी विचारधारा का मतलब ये नहीं कि वो उग्रवादी हैं, उग्रवादी का मतलब होता है उग्र स्वभाव के लोग जो नियम पूर्वक तो चलेंगे लेकिन अगर आपने उनकी बात को नहीं माना तो वो नियम समझाने में भी माहिर हैं। इसका मतलब ये उग्रवादी का मतलब आतंकवादी से मत जोड़ दीजिएगा। उग्रवादी का मतलब समझिए, उग्र का मतलब होता है थोड़ा तीव्र स्वभाव वाला, ठीक है, जिसको आप बोल्ड नेचर बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सरकार का इनके प्रति क्या रवैया है? सरकार का रवैया ये है कि जब कांग्रेस ने ये जान लिया कि कांग्रेस जो है जब इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे काम करने लगी कि वो ब्रिटिशर्स की खिलाफत भी करना शुरू कर देते हैं और अंग्रेज सोचते हैं कि हमारे रहमो करम से बनी हुई संस्था है तो हम अपने हिसाब से चला लेंगे, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि ये संस्था हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, ये गलत हम करेंगे तो इसका विरोध करेगी, तो उन्होंने कांग्रेस की निंदा करनी शुरू कर दी, जिससे कि विश्व भर में और जो भारत के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और वो इसको जो है ना माने। तो कांग्रेस की निंदा करनी शुरू कर दी। कांग्रेस को एक बेवफा बाबू बोला गया, राजद्रोही ब्राह्मण बोला गया, ठीक है, हिंसक खलनायक बोला जा रहा है, राजद्रोह का कारखाना बोला जा रहा है क्या नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यहां तक कि आपको मैं बता दूं 1900 में जो लॉर्ड कर्जन जो है वो एक स्टेटमेंट भी अपने ब्रिटिश सचिव को लिख करके दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो धराशायी हो रहा है, भरभरा के गिर रहा है और प्लीज हमें वहां पर रहने दिया जाए और योगदान देने दिया जाए कि मैं उसको भरभराते हुए गिरते हुए गिराने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर सकूं। तो इस तरीके की टीजिंग वर्ड्स भी जो है इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटिशर्स ने बांटो और राज करो की नीति करनी शुरू कर दी और सांप्रदायिक रूप से उन पॉलिसीज को मानना शुरू कर दिया जो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए फेवरेबल थे और दूसरे संप्रदाय के लिए नुकसानदायी थे, ठीक है। इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवीजन करना इस नीति ने शुरू कर दिया। तो ये तो सरकार का रवैया हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीजें इस रेस्ट ऑफ चैप्टर में बची हुई थी। इसी पर आधारित ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो कुछ ही प्रश्न यहां पर बन रहे हैं, उन प्रश्नों को जल्दी से आप यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम शानदार तरीके से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कथन है आरंभिक राष्ट्रवादी जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधार वे चाहते थे वह यह था कि प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो। लेकिन स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं
वो प्रशासकीय सुधार चाहते थे और वे चाहते थे कि प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो। क्या यह स्टेटमेंट सही है? अभी शुरुआत में ही मैंने बताया कि हां, भारतीय ऐसा चाहते थे और ये वो भारतीय थे जो राष्ट्रवादी भारतीय थे। कारण क्या है, क्यों ऐसा चाहते थे? क्योंकि यूरोपियों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर भारत को हानि पहुंचाई जा रही थी। और किस प्रकार से हानि पहुंचाई जा रही थी, ये मैंने अभी आपको बताया। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट जो ए लिखा हुआ है उसका जो रीजन आर लिखा हुआ है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। यानी कथन ए में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है और इसकी सही व्याख्या किसमें करी गई है, क्यों, उसका जो कारण बताया गया वो कारण भी आर सही तरीके से व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग किए जाने की मांग क्यों की? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि न्यायिक अधिकारों को जो एग्जीक्यूटिव अधिकार थे उनसे जो है अलग करने की मांग करी गई थी। क्यों करी गई थी? जिससे कि पुलिस और नौकरशाही मनमाने अत्याचारों से जनता को कुछ सुरक्षा मिले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है, पुलिस और नौकरशाही के मनमाने जो अत्याचार हो रहे थे उनसे सुरक्षा मिले, क्योंकि जब ये मनमाने अत्याचार करते थे तो जो न्यायिक अधिकारी हैं, जब वो न्याय देने की बारी आती थी वो दे नहीं पाते थे, क्योंकि इनके ऊपर इनका दबाव होता था नौकरशाहियों का, इसलिए इनको पृथक किया गया। ठीक, कानूनी प्रक्रिया में देरी और न्याय व्यवस्था में ऊंचे खर्चे भी हुआ करते थे और मैंने बताया था ये खर्चों को कम करने की सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन्होंने माने नहीं। भारत के पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक विदेशी नीति थी इनकी, बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो है बांग्लादेश के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके ऊपर हमले करके उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उसमें जो है भारत के साथ जो विदेशी व्यापार की नीतियां हैं वो खराब हो रही हैं। तो ये तीन के तीनों मामले जो हैं वो क्या हैं? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये कथन किसके हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। ये कथन सन 1900 में दिए गए हैं, 1900 में दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट थोड़े से याद रखिएगा। 1990 में इंडिया नामक पत्रिका किसने निकाली? इंडिया नामक पत्रिका 1990 में किसने निकाली है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस ने, या कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैंने आपको बताया था 1889 में 1889 में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनी थी। कांग्रेस ने एक ब्रिटिश समिति का गठन किया और ये जो ब्रिटिश समिति है, इसी ब्रिटिश समिति ने आगे चल करके इंडिया नामक पत्रिका जो है वो निकाली थी, प्रकाशित की थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये पत्रिका निकाली गई थी 1890 में। और फिर मैंने बताया था ये सब चीजें क्यों करी गई थी, क्योंकि कुछ नरमपंथियों का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स की सहायता से हम भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते। तो उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है ये समझ में आया होगा और इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो पूरी तरीके से आपके मन में स्पष्ट हुआ होगा। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे तमाम सारे सोशल मीडिया अकाउंट से, जो कि मैंने भी आपको दिखाए थे। साथ ही साथ स्टडी IQ IAS हिंदी के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अध्याय 9 जो है वो समाप्त हो चुका है। अध्याय 9 के समापन के पश्चात अब हम हाजिर होंगे आपके सामने जो तमाम सारे जो चैप्टर्स हैं उनका मिक्सचर लेकर के, उनके MCQs लेकर के एक साथ, और फिर हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।